हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं सदाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नेक्स्ट टॉपिक। जो पिछले जो क्लासेस हैं उसमें हमने बैक्टीरिया और वायरस के बारे में डिटेल में समझा दिया है। अब हम बात करेंगे आज जो प्रोटोजोअन के बारे में, जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें प्रोटोजोअन होते क्या हैं। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर वेल डेवलप कंपोनेंट नहीं पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल को प्रोटोजोअन कहते हैं। साइंटिफिक टर्म में देखा है, प्रोटो मींस होता है प्रिमिटिव, जो अन बराबर होता है एनिमल। अब जो प्रोटोजोअन से जो बीमारियां फैलती है, मोस्टली आपको जो एनसीईआरटी में 2 दिया है उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। पहला जो है मलेरिया डिजीज जो है, इसका जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनोफिल्स होती है। वेक्टर की हम जो बात करते हैं, इसमें जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनोफिल्स। ये क्या करती है, जो मादा एनोफिल्स होती है ये पॉजिटिव एजेंट को ढूंढने का काम करती है, और इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। पॉजिटिव एजेंट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक नाम जाना था रिजर्वायर के रूप में। तो जो इसका जो रिजर्वायर होता है वो मंकी होता है। रिजर्वायर का मतलब होता है ये प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में तो पाया जाता है, लेकिन वो इनएक्टिव माध्यम में होता है, यानी वो कैरी किए रहता है, स्प्रेड आगे चल के कर सकता है, लेकिन उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो रिजर्वायर के रूप में मंकी के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं अगर हम ये मलेरिया की, तो मोस्टली ये डैम, कूल प्लेसेस जहाँ पे नमी हो और जहाँ पे गंदगी हो वहां पे ये आसानी से इनका हैबिटेट यानी वास स्थान होता है, आसानी से ये पाए जा सकते हैं। और प्लाज्मोडियम की हम बात करें तो आप लोगों ने पहले भी जान रखा होगा कि प्लाज्मोडियम के अंदर कैपेसिटी होती है रिजनरेशन की, बहुत जल्दी से, यानी टोटिपोटेंसी, यानी इसकी सेल जो होती है इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, और प्रत्येक सेल के अंदर ये क्षमता होती है कि न्यू ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर टोटिपोटेंसी पाया जाता है। ये करता क्या है कि ये जो मोस्टली जो अटैक करता है, ये अटैक करता है आरबीसी पे, रेड ब्लड कार्सेल पे। और करता क्या है, रेड ब्लड कार्सेल पे जब ये अटैक करता है तो जो रेड ब्लड कार्सेल लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको फाड़ देता है, यानी उनकी जो शेप है उसमें डिसऑर्डर कर देता है। और डिसऑर्डर करने के बाद ये कौन सी डिजीज, फैटल डिजीज होती है, यानी मृत्यु का कारण बन सकता है इसके द्वारा। अब ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सिम्टम्स, ऐसे पेशेंट जिसको ये आपको मलेरिया हो गया है उसको हाईली फीवर आता है, चिल होती है, एब्डोमिनल, किसी किसी केसेस में एब्डोमिनल पेन भी होता है। ज्वाइंट पेन, यानी जहां पे भी ज्वाइंट रहेगा, घुटनों में, कमर में, हाथ में हल्की हल्की पेन होना शुरू हो जाता है, यानी ज्वाइंट पेन होता है। ये हो गए सिम्टम्स। हेडेक बीच में होता है, सर दर्द भी होता है, और स्कल वाला जो फ्रंटियल पेन होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है वो ज्यादा हेडेक उसमें होने लगता है, फटने जैसा बहुत ज्यादा पेन होता है उसमें। आगे हम बात करते हैं इसमें प्लाज्मोडियम कि कुछ स्पीसीज, जो मोस्टली जो इसकी 60 स्पीसीज है, 60 स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन जो कॉमन जो आपके एनसीईआरटी में दिया वो हम बताते हैं, जिसमें सबसे एक मोस्ट डेंजरस होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फ्लेसिपैरम। सम स्पीसीज प्लाज्मोडियम। तो पहला जो होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम, और जो नेक्स्ट होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरी। और इसका जो अटैक है आरबीसी पे तो होता ही है, उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा जो अटैक करता है वो लीवर के सेल्स पे करता है। यकृत की कोशिकाओं को क्या करता है, ये डैमेज करना शुरू करे, यानी इन्फेक्शन सबसे जो ज्यादा होता है वो लीवर के सेल में। और ये जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब साइंस के टर्म में इसको बोला जाता है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म ऑफ फाउंड इन टू होस्ट, यानी दो होस्ट पे, यानी दो जीवों के बॉडी के अंदर पाया जाए या बॉडी के ऊपर भी पाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो बॉडी के, दो एनिमल की बॉडी के अंदर या बाहर अगर ये अपना होस्ट रहता है तो ऐसे एनिमल को डाइजेनेटिक बोलते हैं, यानी दो होस्ट पे पाया जाना। तो बात करेंगे इसके दो होस्ट, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है फर्स्ट होस्ट जो आपका दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्राइमरी होस्ट में आपका मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट दिया हुआ है ह्यूमन। तो बात करते हैं हम प्राइमरी होस्ट के बारे में। तो जो मॉस्किटो होता है उसकी बॉडी में मिडगट, हाइंडगट, मिडगट में ये पाया जाता है, और उसके बॉडी क्या है सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट होता है। और जब ये मॉस्किटो किसी पर्सन को काटता है तो जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसकी बॉडी में माउथ में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कंडीशन होती है स्पोरोजोइट कंडीशन। बात करेंगे अगर इसमें अगर एक मॉस्किटो है जो उसके माउथ के स्लाइविक ग्लैंड स्लाइवा में अगर स्पोरोजोइट कंडीशन पाया जा रहा है तो क्या होगा कि जब वो मॉस्किटो किसी पर्सन को अगर वो बाइट करती है तो होगा क्या, उसके सलाइवा के थ्रू उसके बॉडी के अंदर ब्लड में क्या हो जाएगा एंटर हो जाता है। और जैसे ही ब्लड में एंटर हो जाएगा वो क्या करेगा, ब्लड के थ्रू क्या करेगा, वो उसके किसमें पैरासाइट की फॉर्म में उसके लीवर में पहुंच जाएगा। पैरासाइट आप लोग को अच्छे से पता होगा परजीवी के रूप में अपना न्यूट्रिशन लेगा, उसके बदले में उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे ही ये लीवर सेल में पहुंचेगा तो उसके बाद जब ये लीवर सेल में पहुंचने के बाद क्या करेगा कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है। इसमें होगा उसके द्वारा जो रेड ब्लड कार्सेल होंगे ना उनको ब्रस्टिंग कर देगा, यानी फाड़ देगा, जो उनकी शेप है ना बिल्कुल डिसऑर्डरमेंट कर देगा। और डिसऑर्डरमेंट करने के बाद उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल डिवीजन होगा, ढेर सारे क्या होंगे स्पोरोजोइट क्या होंगे डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और डिफरेंशिएट होने के बाद मीरोजोइट कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या है स्पोरोजोइट कंडीशन, और जब उसमें मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा कंडीशन बन जाती है मीरोजोइट कंडीशन। और जब मीरोजोइट कंडीशन बन जाएगी तो उसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कंज्यूम द साइकिल ऑफ द फीवर। एंड जो हमने सिम्टम्स के बारे में बताया था, फीवर होगा, चिल होगा, एब्डोमिनल किसी में एब्डोमिनल पेन होता है, फ्रंटियल हेडेक होता है, और जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या होता है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जब वो बाइट करेगा तो बाइट करने के बाद स्पोरोफाइट रिलीज कर देगा तो क्या होगा, उसका जो होगा फॉर्मेशन तो होगा किसका, स्पोरोजोइट से मीरोजोइट का। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो उसमें फर्स्ट स्टेप में नहीं होता है। जब अगर उसका जो रेड ब्लड कार्सेल फटने के बाद अगर उसका जो क्या है, अगर फिर कोई मच्छर फीमेल आई काटी उसको बाइट की, जब उसके स्लाइविक गट में जाएगा तब उसका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन देयर फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेज में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, जब दोबारा वो क्या होगी, यानी कि यहां तक गैमीट बनेगा, लेकिन गैमीट बनने के बाद जो फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में कैसे होगा कि वो क्या होगा, जब मॉस्किटो के अंदर मान लीजिए एक कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, फिर दोबारा कोई आई मच्छर उसको काट ली फीमेल, और काटने के बाद तो उसके माउथ में क्या होगा, गट में जाएगा, गट में होने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर स्पोरोजोइट फिर क्या करेगा, वो नेक्स्ट
इन्फेक्ट नेक्स्ट नॉर्मल पर्सन को करेगा, फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से क्या इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो पहले इसके अंदर क्या होता है, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि स्पोरोजोइट फिर से बन जाएंगे, और स्पोरोजोइट किसमें बनेंगे, प्लाज्मोडियम जो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, यानी स्पोरोजोइट मीरोजोइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या किया, बाइट किया, लीवर के सेल को अटैक किया, और लीवर की सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट बोलते हैं। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हिपैटोसाइट बोलते हैं। और हिपैटोसाइट बाद आप देखेंगे यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन जो हुआ उनका यानी निषेचन वो किसके अंदर हुआ, फिर से मॉस्किटो में। अब वो इन्फेक्टेड, फिर क्या होगा, यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है और डेवलपमेंट का मॉस्किटो बाइट गट लिखा हुआ है। मॉस्किटो के गट में उनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद फिर वो अपनी पहली स्टेज में आ जाएंगे। जैसे कि आप देखिए स्पोरोजोइट सैलिवरी ग्लैंड जो कि अभी हमने बताया। तो यानी पहला क्या होगा कि मॉस्किटो, दूसरा क्या हो जाएगा, ह्यूमन। इसी तरीके यानी उनका जो जीवन है वो कंप्लीट होगा दो स्टेज। इसी कारण इनको कहा जाता है डाइजेनेटिक। बात करते हैं जो अगली डिजीज है जिसका नाम जो प्रोटोजोवन से फैलता है उसका नाम है डिजीज का डायसेंट्री, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पेचिस कहते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, डायसेंट्री, डायसेंट्री की बात करते हैं तो डायसेंट्री में क्या होता है कि जो इसका एजेंट होता है वो हाउस फ्लाई होता है, लेकिन इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट जो होती है वो इसकी हाउस फ्लाई होती है। अगर कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ, अब बात करेंगे इसकी ट्रांसमिशन की, फैलेगा कैसे। तो ये फैलता है ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी प्रदूषित जल अथवा भोजन से फैलता है। और फीसेस यानी कोई अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल है किसी एनिमल का, उस पर मक्खी बैठी और आपके आगे फूड पे बैठ गई, तब ये फैलता है। या फिर आप जंक फूड का ज्यादा अगर आप ले रहे हो उससे ये फैलता है, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब अगला हम बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी इनमें लक्षण क्या दिखाई देंगे। लक्षण जो होंगे यानी दिक्कत पेशेंट को होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, यानी पेट ऐठेगा बहुत, जो उदर वाला भाग है, एब्डोमिनल वोमिटिंग, ज्यादा उल्टी होगी, स्टमक पेन, पेट में दर्द होगा, टायर्ड, थकावट महसूस होगी। ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके सिम्टम हो जाएंगे। अगर हम बात की जाए प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल की, तो प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर हाइजीन में रहेंगे, सफाई से रहेंगे। और क्या होगा कि इसमें अगर हम बात करें जो अटैक जो होता है ये भी जो अटैक होता है वो लीवर पे ही अटैक होता है, क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती है वो मतलब खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है फूड क्या होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा उसी के कारण क्या होते हैं। और कभी कभी अगर ये ज्यादा हो जाए डायसेंट्री तो उनके अंदर वो जॉन्डिस की भी शिकायत आना शुरू हो जाती है। बात करते हैं अगली डिजीज जो फैलती है किससे, हेलेंथिस से, जिस डिजीज का नाम है नॉर्मली कहा जाता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस।
जिसको हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव। हाथी पांव का मतलब क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं उस पे क्या होती हैं, ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। कौन अटैक करता है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है जिसका नाम वुचुरेरिया ब्रेनग्रोफ्टाई। अटैक पे अगर हम बात की जाए, जिस अटैक ऑर्गन पे अटैक करेंगे उसको कहा जाता है लिम्फ नोड, लिम्फ पे। और बात की जाए अगर तो सिम्टम की जिनाइटल वाले एरिया में भी क्या होता है, ये फैल जाए, यानी उनके लिम्फ नोड्स पे स्वेलन हो जाती है और स्वेलन इतना हद तक बढ़ जाती है कि जिसको कोई लिमिट नहीं होती, वो और बढ़ती चली जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है, इंटरनल स्वेलन हो जाती है, इचिंग होती है और ज्वाइंट पेन भी होता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल की, अब तक कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया है। इससे ये कि प्रॉपर हाइजीन, स्वच्छता से रहें, सफाई से रहें। और अब जो डिस्कवरी आई है उसमें इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाई है, लेकिन 100% पॉसिबिलिटीज एलिफेंटियासिस का अभी नहीं आया है। ये क्या होते हैं, ये इंटरनली लिम्फ नोड्स पे ये अटैक करता है और लिम्फ नोड्स पे अटैक करने के बाद वहां पे क्या करता है, वो स्वेलन करना, कंटीन्यूअस स्वेलन होते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पुरुष को अगर ये महिला भी हो जाता है तो उनका जो पांव होता है पूरी शरीर की तरह दिखाई देने लगा, और जैसे कि हाथी का पांव जितना चौड़ा होता है उतना चौड़ा इनका क्या हो जाता है, लेग वगैरह हो जाता है, या उनके नीचे वाला जो फीट वाला रीजन रहता है वहां पे स्वेलन हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए पेशेंट को क्या हुआ है, एलिफेंटियासिस हुआ है। एलिफेंट देखिए बिल्कुल हाथी की तरह पांव लग रहा है, यानी क्या होता है, लिम्फ नोड जहां पे सब स्वेलन होना शुरू है। स्वेलन इतना हद तक क्यों हो जाता है, कोई जेनाइटल ओपनिंग को भी क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपना जो क्या होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल या यूरिन निकालने में भी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे ये जेनाइटल रीजन है, ओवरलैप हो गया है, और जो इनका यूरिन वाला एरिया है वो भी क्या है, धीरे धीरे कवर कर, यहाँ तक कि टेस्टिस वगैरह में भी क्या हो जाती है, इस जो स्वेलन होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। आगे इसमें हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी हुआ है हमारे हेलमिंथिस के बारे में, एस्केरियासिस के बारे में। इस क्या होता है, एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट मतलब ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर, ऐसे पैरासाइट को एंडोपैरासाइट कहते हैं। और ये जो एस्केरियासिस होता है नॉर्मली बच्चों के अंदर ओरिजिनेट करता है, वो जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में केचुआ कहते हैं, वो क्या होता है, वो एस्केरियासिस भी होता है। और एस्केरियासिस क्या करता है, अपने हुक के द्वारा क्या होता है, उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होने के बाद क्या करता है, जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स बच्चा एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन यानी जो कुछ भी खाता है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर देता है। यहाँ तक कि अगर वो ज्यादा ही इसका अटैक ज्यादा हो जाए तो और उसमें ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर एब्डोमिनल भी पेन होता है, और ऐसे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, पेट में दर्द होता है, उनका प्रॉपर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से आउटसाइड भी नहीं हो पाता है। अब कहते हैं फंगल डिजीज के बारे में जो फफूंदी से फैलती है, फंगाई जिसको कहते हैं। देखिए जो रिंगवॉर्म डिजीज, जैसे कि जेनाइटल के आसपास वाले रीजन में भी ये रिंगवॉर्म फैलता है, गर्दन में फैल जाता है, यहाँ तक कि जो जिनके पास हेयर या कम होता है उनके सर पे भी क्या होता है, राउंड राउंड की तरह पैचेस दिखाई देते हैं। वो फैलता है किसकी वजह से, फंजाई के से, जिसका नाम होता है जो राउंड राउंड सर्कल आता है, इसी के कारण उसको कहते हैं रिंगवॉर्म, जो फैलता है ट्राइकोफाइटॉन। और जो दूसरा इसकी स्पीशीज होती है जिसका नाम होता है एपिडर्मोफाइटॉन।